जाट कॉलेज का नाम बहुत सुना था और मैं प्रभावित था जाट कॉलेज से। मतलब बचपन से इच्छा थी कि जाट कॉलेज में पढ़ूं। बिल्कुल एक इच्छा थी और जाट कॉलेज का नाम बहुत ज़्यादा था उस समय, जो लोकप्रियता थी जाट कॉलेज की वो बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने सीधा आकर जाट कॉलेज में फार्म भरा था और पहली ही लिस्ट में मेरा नाम आ गया था। उस दिन बहुत खुशी हुई थी कि हाँ, मेरा कॉलेज में एडमिशन हो गया, अब मैं BSc करूँगा। शाम को जब छात्र संघ चुनाव के नतीजे आए, पूरे हरियाणा में इकलौता जाट कॉलेज ऐसा कॉलेज था जहाँ छात्र संघ चुनाव का छात्र संघ का एक भी डेलीगेशन नहीं चुना गया। सबसे बड़ा मुद्दा है कि हर साल 10% फीस बढ़ाई जा रही है। वो एक साल में तो हमें 10% देगी, मगर अगर 4 साल बाद अगर उसका हम एनालिसिस करेंगे, 5 साल बाद एनालाइज करेंगे तो 40-50% फीस बढ़। 2019 का जब लोकसभा चुनाव हुआ तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चुनाव लड़ा सोनीपत से और वहीं से दिग्विजय चौटाला ने लड़ा। तो ये आरोप लगे थे कि ये तो जाटों का दुश्मन है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ये आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, ऐसे आरोप लगे। जस्सी पेटवाड़ को दिग्विजय चौटाला जी ने, दुष्यंत चौटाला जी ने नेता बनाया, नहीं बनाया तो बताओ, उनको पद दिए, राजनीतिक रूप से सशक्त किए, वहां तो फिर मजबूत होने के बाद गद्दारी करते रहो, भाग जाओ कहीं, देश जाता है। चौधरी देवलाल की नर्सरी से कितने नेता निकले, आज कितने विधायक हैं, कितना समय हो चुका है चौधरी देवलाल के राजनीतिक टेनोर को, और तब भी आज भी चौधरी देवलाल की नर्सरी के विधायक। रही बात गद्दारी की, दुष्यंत जी, दिग्विजय जी और हमारे आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने कोई गद्दारी नहीं की। उन लोगों ने संघर्ष किया, पार्टी के लिए जेल में थे और जेल में रहते हुए उस ऑफिशियल लेटर भी नहीं था, उस पर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के साइन भी नहीं थे। रही बात वो दिग्विजय जी के साथ जो क्लैश कर रहे हैं, एक बार विधायक तो हरियाणा में क्या पता कितने कितने लोग बने। जुबान पे कंट्रोल करना सीखो, जब ये विधायक की जाएगी तो होश नहीं आएगा। और आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं दिग्विजय चौटाला, कहते हैं वो ग्रेजुएट भी नहीं जो है प्रत्येक छात्र संघ चुनाव सरकार करवाना चाह रही थी, उसके मुंह पे तमाचा था। उसके बाद इन्होंने एक और प्रोपगेंड किया, मुझे शाम को 5 बजे लेटर दे दिया कि एक भी उसके लिए कोई भी नॉमिनेशन नहीं आया है। सरकार ने उस टाइम के एजुकेशन मिनिस्टर, शायद मैं गलत नहीं होगा तो रामविलास शर्मा जी, रामविलास शर्मा जी ने एक लेटर जारी करके वो मांगे मानी, जो हमारी 7 मुख्य मांगी थी वो मांगे मानी, लेटर जारी किया। 105 घंटे की दिग्विजय ने भूख हड़ताल करी, उसके बाद छात्र संघ चुनाव हुए। नमस्कार, मेरा नाम है ओपी वशिष्ठ। दी हरियाणा टॉक्स में आज हमारे खास मेहमान है दीपक मलिक। दीपक मलिक अभी हाल ही में इनसो के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। इनसो जजपा की छात्र इकाई है और स्टूडेंटों के हितों के लिए लड़ाई लड़ती है और स्टूडेंटों की मुद्दों को उठाते हैं। तो दीपक मलिक आज हमारे स्टूडियो में है। आज हम इनसे इनसो की, स्टूडेंट छात्र राजनीति की और जजपा के राजनीति को लेकर बातचीत करेंगे। दीपक भाई, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद ओपी वशिष्ठ भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, ये बताइए कि आपको प्रदेश अध्यक्ष अभी बनाया है जी, और हमें अभी 2-3 साल पहले की बात है जी। एक MD यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला थे जी। तो वहाँ पे एक विवाद हुआ, एक वीडियो वायरल हुई जिसमें आपको मंच पे भी नहीं चढ़ने दिया, आपको मंच से धक्के मारे गए। वो क्या मामला था? और आज आप उसी विंग के प्रदेश अध्यक्ष हैं। ओपी भाई, मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कहना चाहूँगा, परंतु ये बात आप उन लोगों से पूछो। हाँ, मेरे को छात्र राजनीति में और इन सब में डिस्ट्रैक्ट करने की तो कोशिश बहुत की गई, मगर मैंने हमेशा छात्रों के लिए संघर्ष किया है, इनसो के लिए संघर्ष किया है और मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ। मैंने लगातार छात्र हितों की लड़ाई अपनी जारी रखी और आज मेरे को मेरी छात्र राजनीति का इनाम मिला है, मेरे संघर्ष का इनाम मिला है। मेरे शीर्ष नेताओं ने, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने, बड़े भाई दुष्यंत चौटाला जी ने और जो इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं भाई दिग्विजय सिंह चौटाला जी ने मुझे इनसो का प्रदेश अध्यक्ष बनाया, मेरे ऊपर विश्वास जताया है और मैं उस विश्वास पर खरा उतरूंगा। तो आपको पता था कि आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा? नहीं ओपी भाई, मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता था। मेरे जीवन में ये 2 इंसिडेंट ऐसे हैं। पहले जब मेरे को बड़ौदा हल्का से दुष्यंत जी ने और दिग्विजय जी ने MLA की टिकट दी, तब मैं यूनिवर्सिटी में शाम की वॉक कर रहा था, तो एकदम मेरे व्हाट्सएप पे आया था और ऐसे ही कोई मीटिंग का आयोजन हमारे प्रदेश कार्यालय में था। मेरे पास ये मैसेज जरूर पहुंचा था कि आपको वहाँ उस मीटिंग में पहुंचना है। तो मैंने ये सोचा था कि उस मीटिंग में मैं एज ए सोनीपत जिले की हमारी कोई
मीटिंग थी पदाधिकारियों की, और मैं बड़ौदा हल्का से कैंडिडेट रहा हूँ। मुझे ये अंदेशा था कि उस मीटिंग में एज ए कैंडिडेट मेरे को उस मीटिंग में शामिल करने के लिए बुलाया गया है। और जब मीटिंग में बैठे तो दिग्विजय जी ने, दुष्यंत जी आए नहीं थे तब तक, दिग्विजय जी ने मेरे को बुलाया है कि एक बार नीचे आओ, प्रेस कॉन्फ्रेंस है और आज तेरे को खुशखबरी सुनाता हूँ मैं। अच्छा, ये बताइए कि जैसे आप छात्र राजनीति करते हैं, युवाओं के साथ जुड़े हैं, युवाओं के बीच में रहते हैं, तो हमारे जो पॉडकास्ट जो सुनने वाले हैं उसमें काफ़ी युवा भी है जी। तो आप का गांव कौन सा है और आपकी जो शैक्षणिक जो है शिक्षा जो है वो कहाँ से ले रहे हो, अभी तक कहाँ पे पढ़े हो, वो सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा। मेरा गांव बड़ौदा हल्के में पड़ता है, रबड़ा गांव, गोवाना हमारी तहसील है, और गोवाना से मुश्किल से 6-7 किलोमीटर हमारा गांव पड़ता है। वैसे अप्रोच है, गोवाना से खरखोदा रोड पे भी पड़ता है हमारे गांव का, जो मेन अड्डा कह देते हैं वो। और गोवाना से रोहतक गांव पे मारा गांव आता है, मारा गांव से 2.5-3 किलोमीटर अप्रोच पड़ता है। और वही मेरी शैक्षणिक योग्यताओं की बात और मेरी शैक्षणिक कहाँ हुई, मैंने शुरुआत में गांव में ही एक प्राइवेट स्कूल था, वहाँ पढ़ा हूँ। उसके बाद हरियाणा का जाना माना स्कूल है सोनीपत में, शंभुदयाल स्कूल से पढ़ा हूँ मैं। उसके बाद मैंने जब अपनी कॉलेज की पढ़ाई करनी थी तो मैं बस की छत पर बैठकर, मुझे आज याद है, हमारे गांव के पास जो मेन रोड पड़ता है रोहतक वाला, वहाँ एक भैंसवान चौक है, उसके ऊपर बस रुकती हैं। उस चौक पे खड़ा होकर के जब बस आई तो वो बस खचाखच भरी थी। मैं उस बस की छत पर बैठ करके दाखना लेने की, किसी को, हमारे जो परिवार है वो एक बहुत ही आम परिवार है, किसान परिवार है, ये नहीं सोचा था कि उस चीज में एडमिशन लूंगा, ना कोई बताने वाला था। हाँ ओपी भाई सीधा आके, और सुना था अपने यार दोस्तों से कि बीएससी होती है, मैंने साइंस से +2 की थी, नॉन मेडिकल से, तो आके मैंने जाट कॉलेज का नाम बहुत सुना था और मैं प्रभावित था जाट कॉलेज से। मतलब बचपन से इच्छा थी कि जाट कॉलेज में पढ़ूं? बिल्कुल एक इच्छा थी, और जाट कॉलेज का नाम बहुत ज्यादा था उस समय, जो लोकप्रियता थी जाट कॉलेज की वो बहुत ज्यादा थी। तो मैंने सीधा आकर जाट कॉलेज में फार्म भरा था और पहली ही लिस्ट में मेरा नाम आ गया था। उस दिन बहुत खुशी हुई थी कि हाँ मेरा कॉलेज में एडमिशन हो गया, अब मैं बीएससी करूंगा। तो बीएससी जाट कॉलेज से? बीएससी मैंने जाट कॉलेज से की। उसके बाद मैंने एमडीयू में एक डिप्लोमा, म्यूजिक का डिप्लोमा था, म्यूजिक के डिप्लोमे में दाखिला लिया। उसके बाद एक फ्रेंच लैंग्वेज का कोर्स, यूनिवर्सिटी में लैंग्वेज कोर्स है, उस लैंग्वेज कोर्स में एडमिशन लिया मैंने। फिर मैथमेटिक्स से एमएससी की जाट कॉलेज से। फिर मैंने मास कम्युनिकेशन, एमए मास कम्युनिकेशन में एडमिशन लिया था एमडीयू में। उसी दौरान मेरा एडमिशन मस्तनाथ यूनिवर्सिटी में पीएचडी में हो गया, तो वो एडमिशन मुझे बीच में छोड़ना पड़ा था। मैंने मैथमेटिक्स से पीएचडी कर रखी है, और जो नेट का टेस्ट होता है, मेरी ऑल इंडिया 76 रैंक थी ओपी भाई। उसके बाद मैं अभी दोबारा से, क्योंकि एक मन था मेरा पत्रकारिता से, और मैंने दोबारा से, अब मैं मास कम्युनिकेशन का छात्र हूँ, जाट कॉलेज के पत्रकारिता विभाग का मैं छात्र हूँ, और सेकेंड ईयर में अभी मैं हुआ हूँ। लेकिन आपने कहा कि मेरा मन था पत्रकारिता में, पीएचडी करके कोई पत्रकारिता करना चाहे, तो ये तो आप ये कह सकते हैं कि मैंने छात्र राजनीति करनी थी इसलिए मैंने एडमिशन लिया, ये कहिए आप। जी, दोनों चीजें हैं। एक मेरा लगाव और मेरा मन भी है पत्रकारिता की पढ़ाई करने का, और दूसरी बात रही बात छात्र राजनीति की, वो तो मैं ये कहूँ मेरे जीवन का पहला मकसद वही है कि मैं छात्रों की सेवा कर पाऊं, छात्रों के लिए कुछ कर पाऊं, और मैंने कुछ हद तक बहुत कुछ करने की कोशिश की और मैं कर भी पाया हूँ। तो अच्छी ये बताइए, प्रदेश में यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में छात्रों की खास मांगे क्या है, खास डिमांड क्या है, और उनके जो आप सोचते हैं कि भाई एक छात्र, क्योंकि आप लंबे समय से छात्रों की राजनीति कर रहे हैं जी, तो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो हल नहीं हो पा रहे और जिनका हल होना जरूरी है? सबसे बड़ा मुद्दा तो ओपी भाई, सबसे बड़ा मुद्दा हरियाणा की जो स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं वो इसलिए बनाई गई थी कि आम परिवार के छात्र वहाँ आके पढ़ सकें, उनके ऊपर फीस का बर्डन या फिर ये बर्डन ना हो कि हम फीस कहाँ से दे पाएंगे। हरियाणा की सभी यूनिवर्सिटीज को लगातार
एक प्राइवेटीकरण यूनिवर्सिटियों में किया जा रहा है। यूनिवर्सिटियों के पास लेटर भी आए थे, पीछे हमने उनका विरोध करके वापस भी करा था। पहले एक ग्रांट होती थी, सरकार ग्रांट देती थी, यूजीसी ग्रांट देती थी। पीछे हरियाणा सरकार ने ग्रांट बंद करके यूनिवर्सिटी को सेल्फ फाइनेंस बनाया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी अपना खर्चा खुद से निकाले, जबकि स्टेट यूनिवर्सिटी का ये मतलब नहीं होता। स्टेट यूनिवर्सिटी का मतलब होता है कि सरकार छात्रों की शिक्षा का वहन करेगी। अगर यूनिवर्सिटी सेल्फ फाइनेंस होंगी, यूनिवर्सिटी अपना खर्चा खुद निकालेंगी, तो उसका सीधा मतलब सीधा बोझ है वो छात्रों पर पड़ेगा। सबसे बड़ा मुद्दा है कि हर साल 10% फीस बढ़ाई जा रही है। वो एक साल में तो हमें 10% देगी, मगर अगर 4 साल बाद अगर उसका हम एनालिसिस करेंगे, 5 साल बाद एनालाइज करेंगे, तो 40-50% फीस बढ़ गई। अगर 5 साल में 50% फीस बढ़ गई और 50% भी किस तरीके से उस 10% का ऐड होकर 10%, तो वो कितना बड़ा मुद्दा है। और आम गरीब किसान मजदूर परिवार के बच्चे स्टेट यूनिवर्सिटियों से दूर होते जा रहे हैं। आप वो दिन दूर नहीं जब इस शिक्षा पर केवल और केवल धनाढ़ स्टेट यूनिवर्सिटीज में भी धनाढ़ लोगों के बच्चे पढ़ पाएंगे, पूंजीपतियों के बच्चे पढ़ पाएंगे, आम किसान मजदूर के बच्चे से शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। हॉस्टल की कैसी समस्या है? क्या हॉस्टल की समस्या सबसे बड़ी ये समस्या है जो मैथ्स की समस्या है। बार बार वो खाना अच्छा नहीं मिल रहा। सुविधाएं लिखित में होती हैं, वीडियो बना देती है यूनिवर्सिटीज, प्रोस्पेक्टस बना देती है। प्रोस्पेक्टस में तो एक हॉस्टल दिखाया जाएगा जो सबसे साफ सुथरा हॉस्टल है, मगर आप जाकर के देखियो, आप और हम अगर साथ चलेंगे, एमडी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल चलेंगे और सभी स्टेट यूनिवर्सिटी के हॉस्टल चलेंगे, हॉस्टलों के खस्ता हालात हैं। एजुकेशन का जो मुख्य मापदंड है, शिक्षा का मुख्य मापदंड है वो रहना खाना। अगर उस स्टूडेंट का रहना अच्छा होगा, हॉस्टल के बाथरूम अच्छे होंगे, खाना अच्छा होगा, तो निश्चित तौर पर उसकी पढ़ाई में फर्क पड़ेगा। अगर वो इन चीजों के लिए स्ट्रगल करेगा तो वो कैसे दिन में जाकर पूरा दिन भर पढ़ पाएगा? अगर वो अच्छी नींद हॉस्टल में ले पाएगा तो इसलिए इसके बाद ही वो पढ़ पाएगा। और इंसो का जो है, हम देखते हैं कि रोहतक में ही हम इंसो को देखते हैं, रोहतक से बाहर तो कोई इंसो का ज्यादा सा हमें नहीं दिखाई दिया। भाई रोहतक नहीं, हमारा बहुत अच्छा पूरे हरियाणा में संगठन रहा है। छात्र हितों की जब भी कोई बात आई है, एक कॉल पर पूरे हरियाणा में प्रदर्शन हुए हैं, एक कॉल पर पूरे हरियाणा में ज्ञापन दिए। और बात हरियाणा की नहीं करना चाहूंगा, पंजाब यूनिवर्सिटी की बात करना चाहूंगा। लगातार हमारा कोई न कोई एक छात्र प्रतिनिधि हमेशा हर चुनाव में जीतता है। अब भी हमारा इंसो का वहाँ साथी बना हुआ है, उससे पहले भी और उससे पहले भी। और रही बात दिल्ली यूनिवर्सिटी की, अभी थोड़े दिन से तो कोरोना के बाद से तो हम छात्र संघ चुनाव में ज्यादा भागीदारी नहीं कर पाए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी। नहीं तो हमारी बहुत ही अच्छी दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमेशा अच्छी भागीदारी रहती है। और मैं खुद दिग्विजय जी ने मेरी ड्यूटी लगाई थी जब राजस्थान में पीछे छात्र संघ चुनाव थे, तो हमने पूरी इंसो ने पूरे राजस्थान में छात्र संघ चुनाव लड़े। मैं खुद बीकानेर, पूरे राजस्थान का सबसे बड़ा कॉलेज है डूंगर महाविद्यालय, बहुत प्रसिद्ध कॉलेज है, राजनीतिक रूप से भी प्रसिद्ध है। पूरे राजस्थान में हमने चुनाव लड़ा। मेरी ड्यूटी डूंगर महाविद्यालय में थी। मैंने इंसो के साथियों की 4 पोस्टों पे चुनाव लड़वाया और बहुत अच्छा मजबूती से चुनाव लड़वाया। पहले ही चुनाव में बहुत अच्छी वोट और हमने अप्रत्याशित वोटें हासिल की और इंसो का रुतबा वहाँ राजस्थान में बढ़ा। पूरे राजस्थान में हम कम से कम 8 से 9 तो कॉलेज जीते थे और एक यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट हमारी इंसो का बना था। जैसे दुष्यंत चौटाला जी और दिग्विजय चौटाला कहते थे कि भाई जैसे ही हम सत्ता में आएंगे, हमारी सरकार में कोई भागीदारी होगी, तो हम हरियाणा में छात्र संघ चुनाव बहाल करवाएंगे और प्रेसिडेंट का जो चुनाव है वो डायरेक्ट करवाएंगे। वो तो नहीं हो पाया। आपके जो दुष्यंत जी है वो 4.5 साल मुख्यमंत्री भी रहे, तो वो पूरी तो नहीं हुई मांग, जबकि उन्हीं का दावा किया था उन्होंने। ओपी भाई, मैं पहली बात तो छात्र संघ चुनाव कब बंद हुए थे? 95 में, जब प्रदेश के मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल जी थे। और क्या उनका वो बनाया गया था कि यहाँ बदमाशी होती है, गोलियां चलती हैं। वो अब मैं ये बात पूछना चाहूंगा, उसके बाद छात्र संघ चुनाव कब हुए? उसके बाद छात्र संघ चुनाव किसने करवाए? मैं तो धन्यवाद करना चाहूंगा एज ए स्टूडेंट दिग्विजय सिंह चौटाला जी का। वो इंसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उन्होंने प्रथम पंक्ति में रहकर अपने आप को एक स्टूडेंट मानकर अपने आप को छात्र संघ चुनाव की लड़ाई लड़ी। जीजेयू यूनिवर्सिटी हिसार में भूख हड़ताल पर बैठे और सरकार ने उस टाइम के एजुकेशन मिनिस्टर, शायद मैं गलत नहीं होगा तो रामविलास शर्मा जी, प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी ने एक लेटर जारी करके वो मांगे मानी, जो हमारी 7 मुख्य मांगी थी वो मांगे मानी। लेटर जारी किया, 105 घंटे की दिग्विजय ने भूख हड़ताल करी। उसके बाद छात्र संघ चुनाव हुए, मगर सरकार ने गोलमाल करके अप्रत्यक्ष करवाने की कोशिश करी। हमने तब भी उसका विरोध। एक ही चुनाव हुआ, वो भी
इनसो ने संघर्ष किया, इनसो ने उसकी लड़ाई नहीं, लड़ी। उसमें तो सभी छात्र संगठनों की एक संयुक्त समिति बनी थी, संयुक्त- उन्होंने संघर्ष किया था। मैं ओपी भाई संयुक्त समिति एक संघर्ष करने के लिए बनी थी। उसके बाद जब भूख हड़ताल पर, जब ये लेटर किस वजह से आया, जब जेजे यूनिवर्सिटी में भूख हड़ताल पर इनसो बैठी, दिग्विजय सिंह चौटाला जी बैठे, और तब वो लेटर जारी हुआ, उसके बाद ही वो भूख हड़ताल, हमारे पूरे हरियाणा से अलग अलग यूनिवर्सिटी से छात्र नेता बैठे थे, हमारे इनसो के छात्र नेता थे, तब जाकर ये लेटर आया। और रही बात उसके बाद, फिर मैं आपकी बात पे आना चाहूंगा, अप्रत्यक्ष छात्र संघ चुनाव हुए, मैं आपके सामने बैठा हूं, मेरे को इनसो ने प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है। मैं बड़ी खुशी से एक बात कहना चाहूंगा, पूरे हरियाणा में इनसो ने विरोध किया। मैं उस समय जाट शिक्षण संस्था इनसो का प्रेसिडेंट था। छात्र संघ चुनाव हुए, पूरे हरियाणा में इकलौता जाट कॉलेज ऐसा कॉलेज था जहां कोई भी नॉमिनेशन छात्र संघ चुनाव के लिए, सीआर के लिए भी नहीं आया। उसके बाद हमने कन्विंस किया, वो हमारे सभी स्टूडेंट्स जो थे उनकी जीत थी, हमने सभी को कन्विंस किया। अरे मेरे ख्याल से कॉलेजों में हरियाणा का सबसे बड़ा कॉलेज है जाट कॉलेज, उसमें एक भी नॉमिनेशन ना आना तो ये छात्र होगी जीत थी। और सरकार के मुंह पे तमाचा था, जो है प्रत्यक्ष छात्र संघ चुनाव सरकार करवाना चाह रही थी, उसके मुंह पे तमाचा था। उसके बाद इन्होंने एक और प्रोपेगेंड किया, मुझे शाम को 5 बजे लेटर दे दिया कि एक भी उसके लिए कोई भी नॉमिनेशन नहीं आया है। उन्होंने बना कि टॉपर्स को बनाएंगे, जितने टॉपर्स हैं, मैं अगर गलत नहीं हूं तो 107 या 8 सीआर बनने थे जाट कॉलेज में, 107-8 में जो टॉपर बने उनको हमने कन्विंस किया। अगले दिन जब छात्र संघ चुनाव था, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट चुनने थे, एक भी कोई टॉपर नहीं आया, वो हमारी जीत थी। और शाम को जब छात्र संघ चुनाव के नतीजे आए, पूरे हरियाणा में इकलौता जाट कॉलेज ऐसा कॉलेज था जहाँ छात्र संघ चुनाव का छात्र संघ का एक भी डेलीगेशन नहीं चुना गया, कोई भी प्रतिनिधि नहीं चुना गया। वो अच्छा, जो इनसो संगठन है, ये तो जो कॉलेज में और यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट है उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी छात्र राजनीति को आगे बढ़ाना होता है। जी। और आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं दिग्विजय चौटाला, कहते हैं वो ग्रेजुएट भी नहीं है। ये बिल्कुल झूठ है। जो साथी कहते हैं मैं उनके घर भिजवा दूंगा, दिग्विजय जी ग्रेजुएट हैं, मैं ज्यादा तो नहीं, अभी ग्रेजुएट हैं कि जब वो छात्र आपके इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तब भी ग्रेजुएट? मैं आपको बताना चाहूंगा, दिग्विजय जी विदेश में एलएलबी की पढ़ाई कर रहे थे, और परिवार के हालात एकदम से डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी और हमारे आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को जेल हो गई थी, वहां उनको बीच में छोड़ करके आना पड़ा। मगर जो साथी, जो अनपढ़, खुद अनपढ़ साथी हैं, वो ये कह देते हैं कि वो तो 12वीं फेल हैं, फलाना है, धमका है। कहना तो आसान है, पर जो कहते हैं ना, मैं अगर मेरे पास मैसेज कर ले, मैं उनको उनके घर एक सत्यापित कॉपी भिजवा दूंगा उनकी डिग्री की। अच्छा, आपके पास है? बिल्कुल जी, बिल्कुल। मैं जो साथी अगर मांगना चाहें तो मैं उनके घर ही भिजवा दूंगा जी। अच्छा, एक और भी एक विवाद चला हुआ है कि जो नारनौंद से जो विधायक है, जस्सी पेटवाड़ कांग्रेस से विधायक है जी, वो और दिग्विजय चौटाला के बीच में ना कुछ वाक विवाद चला हुआ है। जैसे वो कहते हैं कि भाई जस्सी को विधायक नेता हमने बनवा दिया, दिग्विजय चौटाला का एक बयान था। उसके बाद जस्सी कहते हैं कि वो अगर ऐसे ही विधायक या नेता बनाने वाले होते हैं तो खुद एमएलए एमपी बन जाते। ये क्या मामला है, पूरा क्या विवाद है ये? देखिए, एक बार तो मैं कहना चाहूंगा ओपी भाई, इंसान को अपनी मर्यादा से नहीं गिरना चाहिए। जिनके नेतृत्व में काम किया है, कम से कम उतनी शर्म जरूर रखनी चाहिए। कल ने आंख मिले तो वो आंख झुकानी ना पड़े। जैसे हमारे बड़े भाई हैं, हमारे साथ इनसो में काम किया है, और मैं आपके चैनल के सामने कहना चाहूंगा इस पॉडकास्ट में कि जस्सी भाई इनसो के पदाधिकारी रहे हैं। कहां से? 2011 में हमारे इनसो के जिला प्रधान होते थे अमित बुरा जी की टीम में जिला सचिव थे वो इनसो में, और शायद वो खुद ही भूल गए। मुझे तो इससे अतिशोक्ति होती है कि वो खुद पदाधिकारी रहे, खुद भूल गए। और रही बात वो दिग्विजय जी के साथ दो क्लैश कर रहे हैं, एक बार विधायक तो हरियाणा में क्या पता कितने लोग बने। जुबान पे कंट्रोल करना सीखो। जब ये विधायक ही जाएगी तो होश नहीं आएगा। एक बार विधायक तो हमारे आदरणीय बलराज कुंडू जी भी बने थे, उन्होंने मुख्यमंत्री तक के सपने देख लिए थे। मैं को उनको नहीं कहना चाह रहा, पर ये कहना चाहूंगा मुख्यमंत्री तक के सपने देख लिए थे। वो एक चुनाव हारने के बाद क्या स्थिति थी आपको पता है? जो लोग पीछे जूस लेके खड़े रहते थे, जो लोग गनमैन से ये कहते थे एक बार भाई साहब से मिलवा दे, एक बार भाई साहब के कमरे में घुसाते, वो लोग ये बात उनके मुंह से शोभा नहीं दे देती। और उन्होंने एक बात कही, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि इन आईएनएलडी तोड़ दी, इन्होंने ये कर दिया। पहली बात तो आईएनएलडी दिग्विजय जी दुष्यंत जी ने नहीं तोड़ी ना छोड़ी। आप बड़े ही
खोजी पत्रकार रहे हो और अच्छी पत्रकारिता आपने की है, आप उस सारी चीजों के बीच में थे। दिग्विजय जी और दुष्यंत जी को नोटिस दिया गया और उस नोटिस पीरियड से पहले ही पार्टी से एक्सपेल कर दिया गया, निकाल दिया गया, छोटी थोड़ी। और जो बात वो आईएनएलडी की हामी भर रहे हैं, और मैं आईएनएलडी ने तोड़ी, अरे आईएनएलडी ने तो तेरे को युवा का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया था, नारनौल से टिकट दे दी थी, तूने क्यों छोड़ी? चलो 1% उसकी मान लेते, हम गद्दार हैं, तो हम तो गद्दार हैं, तूने क्यों गद्दारी की? तू क्यों छोड़ के भागा? और आज वो अभय सिंह चौटाला की हामी भरता है, आज वो ये बात कहता है। मैंने ये बात कहनी तो नहीं चाहिए, मगर वो निस्ता पे गिर गया है, वो सारी हदें पार कर चुका है। वो कांग्रेस में है, हामी भरता है, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का सिपाही करने की हामी भरता है, कांग्रेस का सिपाही करने की हामी भरता है। जब ये टिकटों का दौर चल रहा था, आखिरी दिन भी निर्दलीय फार्म भरे बैठा था। जवाब दे इस चीज का, अगर नहीं आपको भी पता इस चीज का, जब तक टिकट नहीं आई थी पूरे नारनौल हल्के में ये कह चुका था कि चुनाव लड़ूंगा चाहे कहीं टिकट मिले या ना मिले। गिड़गिड़ाए गेट पे खड़ा था भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने, गिड़गिड़ा रहा था, टिकट दो जी, टिकट दिलाओ जी, टिकट दिलाओ, दबाव बनाने की ये, ना तो मैं चुनाव लड़ूंगा। और कांग्रेस का भट्ठा गोली इसने करवा दिया। जस्सी की रैली थी जब कुमारी शैलजा के बारे में उस मंच से गलत शब्द बोले गए, दलित समाज के बारे में वो मंच से गलत शब्द बोले गए, वो जो शब्द थे वो भूपेंद्र हुड्डा की नैया डबो दी, कांग्रेस की नैया डबो दी। किसने डबोई? अगर वो शब्द गलत नहीं बोलते हमारे दलित समाज के बारे में, और कुमारी शैलजा जी, हमारे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं मगर संघर्ष किया है उन्होंने, वो कांग्रेस की बड़ी नेता है। 2019 का जब लोकसभा चुनाव हुआ तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चुनाव लड़ा सोनीपत से जी, और वहीं से दिग्विजय चौटाला ने लड़ा। तो ये आरोप लगे थे कि ये तो जाटों का दुश्मन है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ये आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं, ऐसे आरोप लगे थे। मैं ये पूछना चाहूंगा कि भाई क्या हम घर बैठ जाएं? क्या दिग्विजय घर बैठ जाए? क्या दुष्यंत जी घर बैठ जाए? तो देवलाल के सामने ये परिवार चुनाव नहीं लड़ता था, जब तो ये नहीं कहा कि वोट काटू थे। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, तब तो ये नहीं कहा। राजनीति में आमने सामने चुनाव लड़ने होते हैं, राजनीति में जिसकी ताकत होती है, जिसके अंदर जिगरा होता है, वो चुनाव लड़ता है। और दिग्विजय जी को तो इतनी वोट, चलो ये कहते हैं कि वोट काटू थे, दिग्विजय जी को तो इतनी वोट नहीं आई, इतनी वोट से वो आ रहे थे, 1.5-2 लाख वोटों से वो आ रहे थे, तो दिग्विजय जी को तो इतनी वोट नहीं आई, दिग्विजय जी ने तो इतनी वोट नहीं काटी। चुनाव वो अपनी राजनीति कर रहे हैं, हम अपनी राजनीति कर रहे हैं, हम अपने संगठन से चुनाव लड़ते हैं, वो अपने संगठन से चुनाव लड़ते हैं। दुष्यंत और दिग्विजय के बारे में ये कहते हैं कि इन्होंने स्वार्थ में आके अपने चाचा को धोखा दिया। ओम प्रकाश चौटाला जी जो इनके दादाजी है उनसे अलग हुए, अलग पार्टी बनाई। तो ये क्या आम जो आप जैसे वर्कर है, कार्यकर्ता है, जो जमीन पर रह के काम करते हैं, क्या उनको आगे बढ़ने देंगे? मैं आपके सामने हूँ, मैं एक आम गरीब किसान परिवार का बेटा हूँ, आम किसान परिवार का। मैं अभी मैं गांव से आया हूँ, हमारे धान लगने लग रहे थे, एक और तो सारी जिरी हमारी लग चुकी थी, हमारे आधे किले में जिरी लगनी रहती थी, वहाँ उस पे जो वो गार्ड मारनी कहती हो, गार्ड मरवा के आपके बीच पहुंचा हूँ। मैं एक आम परिवार का बेटा हूँ, मेरे को सीधा यूनिवर्सिटी से ही विधानसभा का चुनाव लड़वाया। अब जो महत्वपूर्ण पद है इनसो का प्रदेश अध्यक्ष के पद की जिम्मेदारी सौंपी। और आपके पास हरियाणा में उदाहरण है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कभी आम यूनिवर्सिटी के छात्र को टिकट दी हो, कॉलेज के छात्र को टिकट दी हो? कांग्रेस का कोई उदाहरण है? ये तो दरिया बिछवाते हैं। अगर राजनीतिक रूप से आम परिवार के विद्यार्थी को, छात्र को, युवा को, दलित को किसी ने असलियत में आगे बढ़ाया तो चौधरी देवलाल के परिवार ने बढ़ाया। आज डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने, दुष्यंत चौटाला जी ने, दिग्विजय चौटाला जी ने बताया। आप देखो कितने छात्रों। तो जस्सी पेटवाड को आप आम किसान का बेटा नहीं मानते? उन्होंने जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा टिकट दे के उसको विधायक बनवा दिया। वो बनाया किसने नेता? एक बात तो मैं अगर आज यहाँ इंसो में हूँ तो मैं इंसो ने नेता बनाया। शुरुआत मेरी इंसो में, कल अगर मैं गद्दारी करूं संगठन से, कल मैं चले वो वहां से चीजें नहीं। जस्सी पेटवाड़ को दिग्विजय चौटाला जी ने, दुष्यंत चौटाला जी ने नेता बनाया, नहीं बनाया तो बताओ। उनको पद दिए, राजनीतिक रूप से सशक्त किए, वहां तो फिर मजबूत होने के बाद गद्दारी करते रहो, भाग जाओ कहीं, देश जाता है। चौधरी देवलाल की नर्सरी से कितने नेता निकले, आज कितने विधायक हैं, कितना समय हो चुका है चौधरी देवलाल के राजनीतिक टेनोर और तब भी आज भी चौधरी देवलाल की नर्सरी के विधायक। ये तो आईएनएलडी में धोखा दिया, दुष्यंत जी को धोखा दिया और कांग्रेस को भी धोखा दिया। और अब कांग्रेस में रहकर चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के लिए प्यार उमड़ रहा है। वो अब कांग्रेस के साथ भी गद्दारी कर रहे हैं। तो आप सेटिंग है इनकी, ये किसी का। मैं आपके
पॉडकास्ट में कहना चाहूंगा, सेटिंग है ये किसी का नहीं है। अभी कांग्रेस से टिकट नहीं मिलती, भागता निर्दलीय लड़ता, अब टिकट मिल गई, अब टिकट मिल गई, चुनाव लड़ लिया, अब फिर भागेगा। आप देख लेना ये चीजें, ये तो सिर्फ इसको स्वार्थी है, इसको टिकट आईएनएलडी ने दी, आईएनएलडी से 4,500 वोट आई। और जो रही बात, आप पीछे एक बात कह रहे थे कि जस्सी ने एक बात कही, खुद क्यों नहीं विधायक बन जाएंगे? हरियाणा की जनता जब मौका देगी और बने नहीं। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी बने, दिग्विजय सिंह चौटाला जी ने पार्टी बनी, चुनाव चिन्ह लिया था, पार्टी रजिस्टर्ड नहीं होली थी, उससे पहले जींद उपचुनाव लड़ा, कितना मजबूती से उपचुनाव लड़ा, सरकार के सामने आंख से आंख मिला के उपचुनाव लड़ा, कितनी वोट आई, वो तो सरकार के तंत्र लग गए ना। दिग्विजय सिंह चौटाला जींद का उपचुनाव जीत गए थे। जीत हार होती रहती है, मगर नेता नेता होता है। जो ये बयानबाजी टीआरपी लेने के लिए कर रहे हैं, ये गलत है। इंसान को अपनी नींव नहीं भूलनी चाहिए। हम तो खुश हैं कि हमारी इंसो में रहा एक साथी आज हरियाणा की विधानसभा में पहुंचा है। चौरी देवलाल की नर्सरी का एक सिपाही भाई दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला की नर्सरी का एक सिपाही हरियाणा की विधानसभा में पहुंचा। हम तो खुश हैं इस चीज से। जो इंसो है ये आईएनएलडी की एक विंग होती थी जी, तो अभय सिंह चौटाला के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अभय सिंह कैसा नेता है? इंसो आईएनएलडी की विंग तो नहीं थी वहां पर, उसे उनकी छतरी का जरूर थी, ये सेपरेट संगठन था हमारा। और अभय सिंह चौटाला जी के बारे में मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कहना चाहूंगा, मगर एक बंदी बंधाई पार्टी, एक बनी बनाई पार्टी को नहीं संभाल पाए अभय सिंह चौटाला जी। जब सारी चीजें परिस्थितियां अनुकूल थी, अपने भतीजों से ही इनसिक्योरिटी फील करिए। जिनके फादर ने, हमारे आदरणीय डॉक्टर श्री अजय सिंह चौटाला जी ने इस पार्टी को खून पसीने से सींचा है, पूरे हरियाणा की पैदल यात्रा करी, उनको ही पार्टी से निकाल दिया। तो ये इनसिक्योरिटी थी और कुछ नहीं था। और रही बात, आप ये कह रहे थे कि पार्टी से गद्दारी करी, पार्टी को छोड़ दिया, तोड़ दिया, मैं तो आपसे ही पूछना चाहूंगा, कौन सी गद्दारी करी? क्या पार्टी छोड़ी? जनता कहती है, मैं फैक्चुअल बात करना चाहूंगा, क्या पार्टी छोड़ी? ये कहते हैं गोहाना में नारे लगवाए दिग्विजय दुष्यंत ने, वो लाखों की भीड़, ये कहते हैं कि 200 बच्चे थारे इधर 200 बच्चे थे। क्या लाखों की भीड़ को 200 बच्चे मैनिपुलेट कर सकते हैं? उन लोगों के मन था दुष्यंत के प्रति, उन लोगों की भावनाएं थे। हम किसी, अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कोई रैली है, उसमें अगर हम अपने 200 बच्चे बांट देंगे तो क्या वो दुष्यंत के नारे लग जाएंगे? उन लाखों की भीड़ नारे लगा रही थी। और रही बात गद्दारी की, दुष्यंत जी, दिग्विजय जी और हमारे आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने कोई गद्दारी नहीं की। उन लोगों ने संघर्ष किया, पार्टी के लिए जेल में थे, और जेल में रहते हुए उस ऑफिशियल लेटर भी नहीं था, उस पे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के साइन भी नहीं थे, जिस लेटर के माध्यम से डॉक्टर अजय सिंह चौटाला को लिखा। चलो दुष्यंत दिग्विजय की ये गलती मान सकते हैं कि वहां लगे नारे लगे, वो तो जेल में थे, जेल में से कौन सी अनुशासनहीनता कर दी? 15 दिन का नोटिस दिया गया था दुष्यंत जी और दिग्विजय जी का, 15 नोटिस पीरियड के से पहले ही एक्सपेल कर दिया ना उस लेटर पे तो ओम प्रकाश चौटाला जी के साइन थे। गद्दारी कौन सी करी? मैं फैक्चुअल पूछना चाहूंगा, गद्दारी नहीं करी। और गद्दारी तब करते जब इस पार्टी पर अपना हक जताते, बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से ये कह गए, चाचा जी ये आपकी पार्टी, ये आपका डंडा, ये झंडा। कितना मुश्किल होता है नई पार्टी खड़ी करना, उसके सोशल मीडिया हैंडल, उसका चुनाव चिन्ह, चश्मे का चुनाव चिन्ह कितना लोकप्रिय था, आईएनएलडी इनेलो का नाम कितना लोकप्रिय था। और उस चीज को छोड़ के अपने चुनाव चिन्ह को लोकप्रिय बनाना, अपनी पार्टी को लोकप्रिय बनाना, ये कहना आसान है, मगर एक पुरानी पार्टी जो लोगों के मन में बस रहा था, चश्मे का निशान, ताऊ देवीलाल का निशान, और जो इनेलो मन में बस रही थी, उस पार्टी को, जिस पार्टी को डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने खून पसीने से सींचा, उसको छोड़ के अपने डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने अपने भाई को ये कह दिया कि ये पार्टी भी तेरी भाई, ये डंडा भी तेरा, झंडा भी तेरा, ये सब कुछ तेरा, हम अपने आप को अगर कैपेबल होंगे तो अपनी पार्टी बना लेंगे और खड़े हो जाएंगे। 4.5 साल दुष्यंत चौटाला हरियाणा सरकार में भागीदार है, उप मुख्यमंत्री भी रहे जी। तो कार्यकर्ताओं का ये आरोप है, चुनाव से ठीक पहले 24 का जो चुनाव हुआ जी, कि कार्यकर्ताओं का ना सूद नहीं ली और अपने लिए ही किया। दुष्यंत चौटाला ने जो किया वो अपने लिए किया, कार्यकर्ताओं को कोई पूछा तक भी नहीं। देखो समय कितना मिला, सरकार में कितना हिस्सा था, इसमें ये दो चीजें बहुत मायने रखती हैं। पहले कोरोना जैसी महामारी जो हमने आज तक देखी नहीं थी, ना मेंटली प्रिपेयर थे उस चीज के लिए। इंसान से नहीं मिल रहा है, माँ बेटे से नहीं मिल रही है, बेटा बाप से नहीं मिल रहा है। वो समय, कितना समय निकाल दिया कोरोना ने। उसके बाद किसान आंदोलन, दुष्यंत जी की कोई गलती नहीं थी किसान आंदोलन में, ना तो
हमारा एक भी सांसद था जहां से ये बिल पास हुआ, ना दुष्यंत जी के उस पर साइन थे, ना उसका हरियाणा की विधानसभा से कोई लेना देना था। उसमें बदनाम करके वो समय निकाल दिया, गांव में नहीं घुसने देंगे। कितना समय निकले, 4.5 साल में कितना समय मिला। दुष्यंत चौटाला ने किसानों के हक में कब बोले, कब वो किसी धरने प्रदर्शन में शामिल हुए? देखो, दिग्विजय सिंह चौटाला जी जब पहली बार पिपली में जो लाठीचार्ज हुआ, पिपली में जिसको लाठी लगी वो हमारी पार्टी के कार्यकर्ता थे। दिग्विजय सिंह चौटाला जी शाम से पहले वहीं पहुंचे, वहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी की, अपना बयान जारी किया, सरकार से अनुरोध किया, उस पर कार्रवाई और उन लोगों पे कार्रवाई हुई। और हमेशा दिग्विजय सिंह चौटाला जी ने किसानों के हित में बात की, हक में बात की। जो भी ज्यादती हुई उसको मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से उठाया है। और रही बात भाई दुष्यंत सिंह चौटाला की, उन्होंने बार बार, हरियाणा गवर्नमेंट का इशू ही नहीं था, वो कोई मैटर ही नहीं था हरियाणा गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला था। दुष्यंत चौटाला, अभय सिंह चौटाला ने तो इस्तीफा दिया था। दुष्यंत फिर क्या किया अभय सिंह चौटाला का जनता ने? बन गए क्या मुख्यमंत्री? बन गए क्या कहीं सेंट्रल मिनिस्टर? खुद की विधायकी भी खो बैठे। जो लोग ये कह रहे थे कि इस्तीफा दे दो और इस्तीफा देने के बाद ये बन जाएंगे वो बन जाएंगे। सबसे बड़ा किसान आंदोलन में त्याग किसने किया? बादल परिवार ने किया। आज बादल परिवार का क्या इस किसान आंदोलन का जो ओरिजिन था वो क्या था? पंजाब था। प्रकाश सिंह बादल के परिवार से भाजपा से गठबंधन तोड़ दिया, सेंटर में मिनिस्ट्री छोड़ दी, गठबंधन तोड़ के सेंटर। इससे बड़ा त्याग हो सकता है क्या? आखिरी जीवन के आखिरी लम्हों में जो 4-5 बार के मुख्यमंत्री आदरणीय प्रकाश सिंह बादल जी भी लंबी से हार गए। अगर इतना ही आंदोलन था और इतनी ही चीजें थी तो क्यों हार गए फिर वो? अभय सिंह चौटाला जी की आज 52 सीटें 56 सीटें आनी थी, उन्होंने त्याग किया था। आज बादल परिवार मुख्यमंत्री बनना था पंजाब का, क्या हुआ? जो लोग ये कहते थे कि किसान आंदोलन का पक्ष में इस्तीफा दो, देखो चौधरी छोटूराम ने, दीनबंधु रहबरे आजम चौधरी छोटूराम ने हमेशा एक बात कही कि आप अपने लोगों का भला तभी कर सकते हो जब आपकी कलम में ताकत हो। दुष्यंत जी ने बीजेपी से गठबंधन इसी आस से किया था, मगर बीजेपी ने धोखा दिया। कितना, हमारे पास 10 सीट थी, क्या हम 10 सीटों में सरकार बना सकते थे? नहीं बना सकते थे। 10 सीटों में सबसे पहला ऑफर कांग्रेस को दिया, कांग्रेस बहुमत नहीं जुटा पाई, या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कोशिश नहीं करी, वो डर गए दुष्यंत से, इसलिए डर गए कहीं ये तेरी सरकार में आके इसकी लोकप्रियता ज्यादा है। और दूसरी बात, बीजेपी के साथ गठबंधन इस आस में किया जो वादे हमने सरकार से मतलब जो वादे लोगों से कर रखे हैं उन वादों को फुलफिल किया जाए, पूरे नहीं तो वादे किए जाए। और कोशिश करी महिलाओं को आरक्षण, जो पंचायती राज सिस्टम है उसमें 50% आरक्षण दिया। आज एक गांव नहीं तो दूसरे गांव में महिला सरपंच है, महिला जिला पार्षद है, ब्लॉक समिति के मेंबर है। महिला सशक्तिकरण किसने किया? आज बीसी को आरक्षण की बात है पंचायती राज संस्था में, वो किसने दिया? बेशक से सारा बीजेपी ले जाओ, वो हमारे जो जेजेपी का जो घोषणा पत्र था उसका हिस्सा थी। 75% रोजगार युवाओं को, चलो वो कोर्ट में सटे हैं, मगर एक बात कहना चाहूंगा, जिस दिन 75% का आरक्षण वो हरियाणा में लागू हो गया, जैसे चौधरी देवलाल के उस 100 रुपए के नोट को बुढ़े याद रखते थे ना, पेंशन बनाई चौधरी देवलाल ने, 100 का नोट दिया चौधरी देवलाल ने, वैसे ही हरियाणा का युवा 50 साल बाद, 100 साल बाद, 150 साल बाद, 200 साल बाद जब याद करेगा इस 75% रोजगार, प्राइवेट सेक्टर में रोजगार के बिल को, तो याद करेगा निश्चित तौर पर दुष्यंत चौटाला। तो इतना ही अच्छा काम किया दुष्यंत चौटाला ने 4.5 साल सरकार में रह के, तो लोकसभा विधानसभा में एक भी सीट क्यों नहीं जीत पाई? वो कांग्रेस ने बदनाम कर दिए, कांग्रेस ने बदनाम कर दिए। इन लोगों ने एक षड्यंत्र रचा। तो वोट तो जनता ने देनी थी। वो लोगों को भड़कलाने में कामयाब हुए। हम अपने काम, किसान आंदोलन की वजह से जो चीजें हुई आपके सामने, हम लोगों को कहीं ना कहीं अपने काम नहीं बता पाए, लोगों को अपने काम नहीं समझा पाए। वो काम तो आज भी ऐसे ही है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस पार्टी ने ये लोगों को मैनिपुलेट कर दिया। और जो जस्सी की आज विधायक की बात कर रहे थे, वो विधायक इसी वजह से है। एक हाथ तो वो पकड़ रहे थे, डीएसपी लगवाऊंगा, थानेदार लगवाऊंगा, इंस्पेक्टर लगवाऊंगा। लोगों को ये था कि सरकार आ रही है कांग्रेस, आपको भी लग रहा था, मेरे को भी लग रहा था कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, तो लोग ये माने कांग्रेस सरकार आ रही है, थारा बालक डीएसपी लगेगा, इंस्पेक्टर लगेगा, थारा बालक सिपाही लग जाएगा। उस कारण ही जीत पाए। काट की अंडी बार बार नहीं चढ़ती। इनसो के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, तो अब आपका क्या एजेंडा रहेगा छात्रों के लिए पूरे हरियाणा में, वो आप थोड़ा सा? मेरा एजेंडा रहेगा कि
पूरे हरियाणा में इनसो संगठन को मजबूत करूं। और ये एक इनसो का पद नहीं, ये मेरे लिए एक जिम्मेदारी है। मैं इस जिम्मेदारी को निभाऊंगा। हरियाणा के हर कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाके आऊंगा। हर कॉलेज यूनिवर्सिटी के जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनके लिए जान करके हमारी इनसो की इकाई उसके लिए संघर्ष करेगी। हरियाणा का मेरा एक मकसद है, हरियाणा का एक भी छात्र ऐसा ही ना रहे, वो ये ना सोचे कि तुम्हारी आवाज उठाने वाला कोई नहीं, वो ये ना सोचे कि आज आपको ये समस्या है, आपके पीछे कोई नहीं खड़ा। मैं ये कोशिश करूंगा अपने टेनओवर में कि हरियाणा का छात्र एक आस भरी निगाहों से इनसो की तरफ देखे और ये कहे कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, तो उसमें इनसो आगे वो करेगी। और चौधरी देवलाल के नीतियों की जो हमारा छात्र संगठन है उनको स्प्रेड करेंगे। हर गांव, यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज तक, जो गांव में भी कॉलेज है वहां तक संगठन को पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और हरियाणा के छात्रों को इस पॉडकास्ट के माध्यम से विश्वास दिलाना चाहूंगा, जहां भी अन्याय होगा, जहां भी छात्रों के साथ गलत होगा, ज्यादती होगी, फीस बढ़ोतरी होगी, कोई भी मुद्दा छात्रों का होगा, उस पर इनसो आपके लिए तत्पर खड़ी मिलेगी। जो मुद्दा होगा उससे पहले हम उस मुद्दे को उठाएंगे और संघर्ष करेंगे। सड़क पर हरियाणा सरकार को मजबूर कर देंगे छात्रों की मांगे मानने के लिए। जैसे एचआईयू का छात्र आंदोलन देखिए, हमारे कितनी सकारात्मक भूमिका उसमें हमारे छात्र संगठन की रही। मैं खुद 22 दिन वो आंदोलन चला, मैं खुद 22 दिन वहीं रहा, पहले दिन में चला गया था और एक एक चीज देख करके फैक्चुअल बात की, उनका सपोर्ट किया। हमारे इनसो का हर पदाधिकारी वहां प्रदर्शन में शामिल था। यहाँ तक कि भाई दिग्विजय सिंह चौटाला का कितना सकारात्मक रवैया, वो एक नेता के तौर पर एचआईयू नहीं पहुंचे, वो इस तौर पर एचआईयू पहुंचे जैसे वो एचआईयू के छात्र हैं। और इसकी एचआईयू के छात्रों ने भी सराहना करी इस चीज की। अगर दिग्विजय सिंह चौटाला जी इस आंदोलन की पीठ बन के खड़े रहे, वो इस आंदोलन में ऐसे शामिल रहे जैसे वो भी हमारी तरह एक आम छात्र हैं। हम भी ऐसे ही, जब भी किसी यूनिवर्सिटी में कोई समस्या होगी वहाँ इनसो खड़ी रहेगी, मजबूती से छात्रों की आवाज़ बुलंद करेंगे। कोई भी ताकत हमें झुका नहीं सकती, कोई भी ताकत हमें तोड़ नहीं सकती। आप प्रदेश अध्यक्ष हैं और पूरे हरियाणा में जाएंगे, यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे, इसके लिए तो काफ़ी संसाधनों की आवश्यकता होती है। आप तो गांव से रोडवेज बस की छत पर बैठ जाते हैं, तो ये फंडिंग कहाँ से होगी? कहीं से फंडिंग होनी कि मेरे साथी हैं, मेरे साथी कोई गाड़ी ले रहा है, कोई सहायता कर सकता है, कोई सहायता कर सकता है। हम अपनी पूरी टीम की एक सहायता लेकर के पूरे हरियाणा के छात्रों की आवाज़ बुलंद करेंगे जी। तो दोस्तों, आज हमारे साथ इनसो के नए प्रदेश अध्यक्ष दीपक मलिक पॉडकास्ट स्टूडियो में है और छात्र राजनीति से लेकर जजपा के अगली जो रणनीति है और जो इनसो का जो आगे संगठन बनाने को लेकर जो बात है, वो सब हमारे साथ इन्होंने डिस्कस किया। हर सवाल का जवाब बेबाकी से दिया। दीपक भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो मुझे इस लायक समझा, आपका बड़ा संजीदा चैनल है, आप संजीदा पत्रकार हो, मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके इसमें शामिल हो पाया और मैंने ईमानदारी से, दिल से जो बात आपने रखी उसका जवाब दिया है। और आगे भी मजबूती से हरियाणा के छात्रों की लड़ाई लड़ेंगे, मजबूती से संघर्ष करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।